नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो ये कि भारत की नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे हासिल किया जाता है, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जिसके तहत इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। साथ ही में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को यानी कि इंडियन सिटीजनशिप को लूज करता है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल सेक्शन 3 टू सेक्शन 10 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी जिसका जिक्र किया था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन तक किन किन लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, उसके बाद के जितने भी मैटर्स हैं उनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति या कानून बनाने की पावर अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। एंड उसी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आई, जिसका सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे सेक्शन हैं जो कि डील करते हैं एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप से। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, दैट इज भारत में सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाता है, इंडियन सिटीजनशिप को कैसे गेन किया जाता है। तो देखिए, इसके 5 तरीके हमारे इस एक्ट में बताए गए हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी एंड पांचवा है बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये सेक्शंस को हम पढ़ेंगे, साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इन सेक्शंस की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक इवोल्यूशनरी स्टोरी हमें आज देखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। सबसे पहले सेक्शन 3 जो कि बात करता है गेनिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि किस तरह से जन्म से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब इसकी अपनी एक स्टोरी है। सबसे पहले इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है दैट एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। शुरुआत में यही कहा गया था इसमें कि वो व्यक्ति जो भारत में पैदा होता है किस दिन, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, वो व्यक्ति भारत का सिटीजन बन जाएगा बाय बर्थ। लेकिन हुआ ये कि इस प्रोविजन का मिसयूज होना शुरू हुआ। मिसयूज ऐसे हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क, हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तो हुआ ये कि इन मुल्कों से लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया। एंड एक इस तरह से हमें देखने को मिला, सरकार को देखने को मिला कि लोग भारत में, कपल्स खास करके भारत में आते थे, अपने बच्चे को भारत में जन्म देते थे, इलीगली वो भारत में आकर अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म देते थे। एंड उसके बाद उनका जो बच्चा होता था उसे इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती थी, और उस बच्चे की वजह से ये लोग जो इलीगली भारत में एंटर कर रहे हैं ये भी इंडियन सिटीजन बन जाते थे। सो एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला कि किस तरह से इलीगल एलियंस इंडिया में आकर इलीगल तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को हासिल कर रहे हैं थ्रू देयर चाइल्ड। सो ये ट्रेंड जो है इसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। अब इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने कहा कि भाई इलीगल फॉरेनर्स या इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते थे। इलीगल आखिर होता कौन है, कौन इलीगल गिना जाएगा, कौन इलीगल नहीं गिना जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, भारत में आने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, ये देखेंगे। सो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कि या तो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट एंड वीजा के भारत में आ रहे हैं, या फिर जो भारत में आ तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रहे हैं लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी भारत में आने के बाद एक्सपायर हो गई। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में आया 5 साल का वीजा लेकर, भारत में आने के बाद वो 5 साल का वीजा लेकर आया तो 5 साल से ज्यादा रुका, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, उसने उस वीजा को रिन्यू नहीं कराया, तो अब वो इलीगल इमिग्रेंट भारत का बन गया, राइट। सो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स यही होते हैं। एंड हमारा जो कानून है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने के लिए रोकता है। चलिए, सो ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते थे, उनका बच्चा यहां पे पैदा होता था, इस तरह से उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी। सरकार ने इस पूरे प्रकरण को रोकने की कोशिश की, इस पूरे सिनेरियो को रोकने की कोशिश की। एंड इसी कोशिश के तहत एक अमेंडमेंट लाया गया, हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1986 में। और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह कहा गया कि हर बच्चा जो कि भारत में पैदा हो रहा है
ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ तभी मिलेगी जब उस बच्चे के कम से कम एक माता पिता भारत के सिटीजन होने चाहिए. सो ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. यानी कि कोई भी बच्चा जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 या उसके बाद हो रहा है, उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ कब मिलेगी? जब एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड. अब ये सिनेरियो लाकर सरकार को लगा कि हम जो है अपना जो पुरानी इशू आ रहा था, जहां पर हमने देखा कि प्रेगनेंसी टूरिज्म ही काइंड ऑफ चल पड़ा था भारत में, हम शायद उसको रोक पाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत का नागरिक बनने से रोक पाएंगे. लेकिन अभी भी दिक्कत आती रही. अब क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि लेट्स से कोई पाकिस्तान से एक व्यक्ति भारत में आया, इलीगल तरीके से वो भारत में आया, या बांग्लादेश से वो भारत में आया इलीगल तरीके से. बांग्लादेश से भारत में इलीगल तरीके से आने के बाद उसने किसी इंडियन से शादी कर ली. शादी करने के बाद उनका एक बेबी बॉर्न होता है. अब उस बच्चे को, क्योंकि ये क्लॉज तो कहता है कि एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन, दूसरा इलीगल हो, इसमें वहां पे कोई उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था, तो ये भी एक लूप होल निकाला लोगों ने. एंड इसके तहत लोग आकर इंडिया में बसना शुरू हुए, इलीगल तरीके से इंडिया में आते थे, यहाँ के लोगों से शादी करते थे जो यहाँ के इंडियन सिटीजन होते थे, और उनका बच्चा पैदा होता था. उस बच्चे को सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती थी. एंड जब इस बच्चे को सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती थी तो ये अपने इलीगल पेरेंट को भी इंडियन सिटीजन बनने में हेल्प कर देता था. ऑफ कोर्स व्हेन ही वुड गेट मैच्योर, राइट, व्हेन ही वुड गेट मेजर, राइट. चलिए, तो ये जो एक अमेंडमेंट आया, ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड अमेंडमेंट, बट इट आल्सो फेल्ड टू अचीव इट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव. फिर अल्टीमेटली 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एंड उसमें यह कहा गया कि भाई एक बच्चे को भारत की सिटीजनशिप तभी मिलेगी, बाय बर्थ तभी मिलेगी, जब उसका जन्म भारत में हुआ हो, सबसे पहली बात. दूसरा, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. सो कब मिलेगी बच्चे को बाय बर्थ? आज की डेट में यही सिनेरियो लागू होता है. एक पेरेंट कम से कम इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड दूसरा जो पेरेंट है उस बच्चे का वो इलीगल इमिग्रेंट टू इंडिया नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड. तब जाके उस बच्चे को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ मिलती है, राइट. सो ये हुआ सिटीजनशिप बाय बर्थ. इसे हम प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली भी कहते हैं. ये तो पहला तरीका हुआ. अब सेक्शन 4 जो है वो बात करता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट. सिटीजनशिप बाय डिसेंट जिसे हम जस्ट सेंग्विनिस कहते हैं. अब इसमें होता क्या है? अगेन लॉ ऑफ द ब्लड इसको कह देते हैं. इसमें होता क्या है? देखिए, इस सेक्शन की भी अपनी एक इवोल्यूशनरी स्टोरी है. सबसे पहले आज क्या होता है, करंट स्टेटस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. फिर पास्ट का भी हम थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे, वो भी अपने आप में मजेदार है. सो आज की डेट में सिटीजनशिप बाय डिसेंट कैसे काम करता है, इसमें हमें देखने को मिलता है. कहता है जी, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया on or after 3rd December 2004 shall not be citizen of India unless the parents declare that the minor does not hold the passport of any other country and his birth is registered at Indian consulate within 1 year of the date of the birth or with the permission of central government after the expiry of such period. So basically मैं आपको समझाता हूं. मान लीजिए कोई इंडियन है जो कि इंडिया से विदेश चला गया. इंडिया से विदेश जाने के बाद वहां पे उसने शादी या तो वहां के लोकल से की या फिर उसकी शादी इंडिया में ही हुई थी और वो पूरा कपल का कपल वहां पे गया था. विदेश में जाने के बाद उनका एक चाइल्ड बॉर्न होता है. ऐसे चाइल्ड को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है प्रोवाइडेड कि ये जो कपल है जो भारत से गया है, इंडियन सिटीजन हैं, ये अपने चाइल्ड का बर्थ वहां पर रजिस्टर कराएं इंडियन काउंसुलेट के पास और ये डिक्लेयर करें कि इनका चाइल्ड वहां का जहां पे उसका जन्म हुआ है वहां का या किसी और मुल्क का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है. ये जो रजिस्ट्रेशन करानी होती है बेसिकली
ये रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड आपको करानी रहती है। बट हमें देखने को मिलता है, लेट्स से कोविड आ गया, कोविड में जो बच्चों का जन्म हुआ होगा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स टू गो टू द इंडियन कॉन्सुलेट एंड अपने बच्चे को वहां पे रजिस्टर कराएं। ऐसे केसेस में 1 ईयर से ज्यादा का समय हो गया, तो वहां पर भी गवर्नमेंट की परमिशन लेकर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेकर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर आप रजिस्टर करवा सकते हैं एंड आपके बच्चे को सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। अब ये तो अब आया है प्रोसीजर 2003 की अमेंडमेंट के बाद, जहां पे आपको जाकर रजिस्टर कराना होता है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल फॉर अ चाइल्ड टू गेट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। होता ये था कि जिन बच्चों का 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 तक जिनका भी जन्म हुआ है विदेश में, और उनके फादर इंडियन सिटीजन हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, उस बच्चे के फादर जो कि विदेश में रह रहे हैं और इंडियन सिटीजन हैं, उस बच्चे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय डिसेंट मिल जाती थी। इसी तरह से इसमें भी थोड़ा सा चेंज लाया गया। चेंज ये लाया गया कि जिस बच्चे का जन्म हुआ 10 दिसंबर, उसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद, और 3 दिसंबर 2004 से पहले जिस बच्चे का विदेश में जन्म हुआ, उस बच्चे के पेरेंट्स में से कम एक पेरेंट अगर बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है, तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाती थी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो ये प्रोविजन पहले हुआ करता था, जहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं हुआ करती थी। सिर्फ इतना जरूरी था कि पेरेंट्स, अगेन 1990 तक जो है, 1992 तक पेरेंट्स में से सिर्फ फादर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता था, तब जाके आपको सिटीजनशिप बाय डिसेंट ऑटोमेटिकली मिल जाती थी। 92 से 2004 तक ये रूल था कि पेरेंट्स में से एक एटलीस्ट जो है वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए, तब जाके आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। लेकिन इसमें बदलाव किया गया और आज की डेट में ये स्टेटस है जो मैंने आपके सामने रखा कि अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है, पेरेंट इंडियन सिटीजन है, एक या दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तो भी आपको वहां पे रजिस्टर कराना होगा इंडियन काउंसुलेट के साथ विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तब जाके आपको इंडियन सिटीजनशिप आपके बच्चे को मिलेगी। उसे हम सिटीजनशिप बाय डिसेंट कहते हैं। फिर आता है जी हमारा सेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, देखिए ये जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है एंड सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन है, इसमें डिफरेंस तो है लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली ये उन लोगों के लिए लाया गया है जिनका भारत से कोई पुराना नाता रहा हो या जिनका भारत से किसी तरीके से कोई नाता रहा हो। आप इसमें देखेंगे क्या कहता है, कहता है जी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई जनरेशन भारत में पैदा हुई थी एंड भारत से विदेश में जाकर बस गई, वहां की नागरिक बन गई। लेट्स से आज से 100 साल पहले कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में उसे फिजी में जाके बसा दिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति की एक जनरेशन वहां आई, दूसरी जनरेशन वहां आई, तीसरी जनरेशन जब वहां आई, वो जो तीसरी जनरेशन का व्यक्ति होगा वो भारत में आता है, तो वो PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन गिना जाएगा। क्या कहता है, कहता है जी PIO हु आर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया for 7 years before making application under section 5। so PIO ऐसे व्यक्ति जो कि भारत के ओरिजिन के हैं और 7 साल से भारत में रह रहे हैं, ऑर्डिनरीली दे आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दे कैन गेट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। दूसरा क्या है, 7 साल में भी, अब इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है, वो ये कि भाई दे शुड हैव रेजिडेड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। अब होता क्या है, 7 में से मान लीजिए 6 साल आप पहले इंडिया में रहे, इंडिया में आप आना जाना आपका लगा रहा, लेकिन जो आखिरी ईयर है, लास्ट ईयर है, जिससे पहले एप्लीकेशन लगाने से जस्ट पहले का जो 7वां ईयर है, उसमें आपको 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना होगा। ये कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि PIO इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को हम सिटीजनशिप नहीं देते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर हमारा नेचुरलाइजेशन हो। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि 2019 में अमेंडमेंट आई है, उसके तहत हम इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, सो पहली बात तो ये कि PIO जो कि 7 साल से इंडिया में रह रहा है एंड जो लास्ट ईयर उसका इंडिया में था, 7th ईयर उसका इंडिया में था, उसमें 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली वो इंडिया में रहा,
तो उसको हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तहत सिटीजनशिप दे सकते हैं। दूसरा क्या है, अ पर्सन मैरिड हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट फॉर द 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। सो अगेन सेम कंडीशन कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी शादी किसी इंडियन सिटीजन से हो रखी है, वो भारत में 7 साल से वो स्पाउस रह रहा है या रह रही है, उसे भी हम सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। तीसरा है माइनर चाइल्ड ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। लेट्स से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ विदेश में उन्होंने सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए रजिस्टर नहीं कराया, वो लेट्स से इंडिया में आ गए। अब आप यहाँ पे ये भी सवाल उठा सकते हैं कि भाई इंडिया में वो आएंगे कैसे, क्योंकि बच्चे का पासपोर्ट ही नहीं होगा। आप बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ से इंडिया में आना इज वेरी इजी। लेट्स से नेपाल है, नेपाल के रास्ते, या फिर पोरस बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश वगैरह के, जहाँ से इंडिया में आना आसान है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कपल है जो कि विदेश में था, विदेश में उनका बच्चा हुआ, बच्चे को लेके वो इंडिया में आ जाते हैं, उन्होंने विदेश में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। इंडिया में आने के बाद अब उस बच्चे को सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। ठीक है, सो ये तो हो गए 3। चौथा कौन है, जो हमारे ओसीआई का कंसेप्ट अभी आया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी हम सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। कैसे देते हैं वो यहां पे आप पढ़ेंगे। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinarily resident for 12 months before making an application for registration। सो 5 साल से अगर आप OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो, हम इसे भी पढ़ेंगे PIO क्या होता है, OCIs कौन है, सेक्शन 7A, B या हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। खैर, हमारे जो OCIs हैं, ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर हैं, उनको भी हमने अब ये प्रावधान दे दिया कि भाई आप 12 महीने अगर इंडिया में कंटिन्यूअसली रहते हैं तो आप सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, राइट। अब एक चीज को हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है या उसको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाता है या उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को अगर दोबारा से भारत की नागरिकता चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन तो उसे यहां पर सरकार से अलग से परमिशन लेनी होगी। सो यही यहां पे मैंने लिखा भी है कि एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये नेचुरलाइजेशन बेसिकली किन लोगों के लिए है, जिनका इंडिया के साथ कोई संबंध नहीं है। लेट्स से कोई रशियन है या कोई अमेरिकन है जो कि भारत में रहने में इंटरेस्टेड है, भारत की सिटीजनशिप पाना चाहता है, राइट। ऐसे लोगों के लिए ये नया तरीका है, नेचुरलाइजेशन का तरीका है। अब क्या कहता है जी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेनर। अगेन वो फॉरेनर जो है इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए भारत में, हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 years थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसमें भी वही चीज है कि अगर कोई फॉरेनर है, लेट्स से अगर कोई अदनान सामी है या कोई और इंडिया में आके नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ली है, अदनान सामी ने भी ली है। अब मान लीजिए वो इंडिया में आए, 12 साल तक इंडिया में रुके, कंटिन्यूअसली 12 साल तक रुकना होता है। अब इसमें आप कहेंगे जी 12 साल कंटिन्यूअसली कैसे रुक सकते हैं, इसमें भी कुछ यहाँ पे कैच है, समझते हैं कैसे। देखिए टोटल पीरियड यहाँ पे 12 years का आपको इंडिया में स्पेंड करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। इस 12 years में से भी हमें ये कहा जाता है कि लास्ट ईयर जो है आपका यानी कि 12th जो ईयर है, राइट, इसमें आपको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना होगा, राइट। अब जो बाकी के 11 साल हैं, इन 11 साल को आपको इंडिया में रहकर कंप्लीट करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक विंडो दी जाती है कि भाई विद इन 14 years आपको 14 years में से 11 वर्ष इंडिया में रहना होगा। फिर 12वां जो वर्ष है आपका 12th जो ईयर है उसमें आपको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना होगा। अब इसमें से इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हर दूसरे साल कोई व्यक्ति 3 महीने के लिए बाहर चला जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ, 14 years में जाकर उसने टोटल टाइम पीरियड इंडिया में जो स्पेंड किया वो 11 साल बनता है। कैलकुलेशन उसने की कि ठीक है हर 2 साल में मैं अगर 2 महीने के लिए बाहर गया, इस तरह से मैंने यहाँ पर लेट्स से 2 साल बाहर बिता दिए, तो भी जाकर टोटल 11 साल मैंने यहाँ पे स्पेंड कर लिए। अब 12वां जो मेरा साल होगा वो मैं यहाँ पर इंडिया में कंटिन्यूअसली 12 months रुकूंगा विदाउट लीविंग इंडिया, तब जाके मैं एलिजिबल हो पाऊंगा कि इंडिया में मैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन लगा सकूं।
अब ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है ये इस तरह से लगती है। अब इसमें हमें देखने को मिला कि भाई देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। काफ़ी बड़ा इस पे हो हल्ला भी हुआ, हमें देखने को मिला। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली इसमें सरकार ने ये कहा था कि भाई देखिए 3 कंट्रीज हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आ गए, इन 3 कंट्रीज से हमें देखने को मिला, हमेशा से देखने को मिला है कि वहां के जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, अब क्योंकि ये तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तीनों ही क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, एंड ऐसा सरकार ने पाया कि इन तीनों कंट्रीज से बहुत सारे लोग इंडिया में आए। जब उनका सर्वे किया गया तो पता चला कि ये वो लोग हैं जो कि इंडिया में आए हैं क्योंकि ये अपने अपने मुल्क में एक रिलीजियस माइनॉरिटी थे। कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिसमें हमें देखने को मिला सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, देन उसके बाद क्रिश्चियंस हैं एंड हिंदूज हैं, राइट। सो ये जो हैं ये सभी लोग इंडिया में आए इन 3 मुल्कों से, एंड इंडिया में इलीगली आए और इंडिया में आके बस गए। ऐसे लोगों को सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर ऐसे लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन 3 मुल्कों से आ रहे हैं और इन 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं और कब आ रहे हैं, टिल 31 दिसंबर 2014 आए हैं, तो इन लोगों को सबसे पहली बात तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, इनके लिए जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है वो हमने 5 इयर्स कर दिया, रादर देन अभी जो हमने देखा 12 इयर्स था। 12 इयर्स को हमने घटाकर इन लोगों के लिए क्या कर दिया, 5 इयर्स कर दिया कि भाई आप इंडिया में सिटीजनशिप पा सकते हैं अगर आप इंडिया में 5 साल तक रहते हैं और 5 साल रहने के बाद आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट सिचुएशन आज भी कुछ ऐसी ही है, हमें देखने को मिला। एक मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था जहां पे मैंने देखा कि अफगानिस्तान में आज की डेट में केवल और केवल 50 सिख बचे हैं, बाकी सब वहां से उन्हें पलायन करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम, राइट। सो ये सिचुएशन आज की डेट में भी हमें देखने को मिली है अफगानिस्तान में। सो कहीं ना कहीं सरकार का ये स्टेप जो कि उस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, आज की डेट में ये लागू हो चुका है। सो ये हमने पढ़ा सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। जो आखिरी तरीका है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब बड़ा सिंपल है, अगर इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो वहां के जो नागरिक हैं उन्हें डीम किया जाएगा दैट दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड इफ दे वांट टू गो एंड हैव द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री दे आर मोर देन अलाउड टू डू दैट। बट इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने सिटीजनशिप उनको देनी है, क्यों, क्योंकि हमने उनकी टेरिटरी को एक्वायर किया है एंड दे बिलोंग टू दैट टेरिटरी, तो हमें उनको सिटीजनशिप ऑफर करनी रहेगी। अब जैसे हमने सिक्किम को एक्वायर किया, गोवा, पौंडीचेरी, ये सारी जो टेरिटरीज हैं ये भारत का हिस्सा बनी, हमें यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप ऑफर करनी रही। अब आप एक चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो गोवा के लोग हैं उसमें हमें देखने को मिला कि जिस दिन गोवा एक्वायर हुआ है भारत में, जिस दिन उसका विलय हुआ है, उस दिन तक के वहां के जो लोग थे उनको पोर्चुगल की सिटीजनशिप लेने का ऑप्शन था, एंड उनके बाद की भी जो 2 जनरेशंस हैं, राइट, उनको भी ये ऑप्शन है कि वो पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज ऑल्सो, सो यू कैन सर्च दैट, राइट। चलिए, सो ये हो गया हमारे 5 तरीके जिनसे भारत की सिटीजनशिप को हासिल किया जा सकता है। अब हम वो 3 तरीकों की बात करेंगे जिनसे भारत की सिटीजनशिप को लूज किया जाता है। सबसे पहले रेनंसिएशन है, दूसरा है फिर टर्मिनेशन, तीसरा है डेप्रिवेशन। एक एक करके देखते हैं। रेनंसिएशन सेक्शन 8 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में दिया गया है। रेनंसिएशन होता क्या है? रेनाउंस करने का मतलब होता है त्याग देना। सो इसमें यही होता है कि इफ एन इंडियन सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी makes in the prescribed manner a declaration of renouncing his citizenship, Indian citizenship, that declaration shall be registered by the prescribed authority, and upon such registration that person will cease to be citizen of India. So हमने देखा कि कई सारे लोग होते हैं जो कि इंडिया से विदेशों में जाके बस जाते हैं, वहां पे फिर ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, राइट। अब वो लोग वहां के सिटीजन हो जाते हैं और इंडिया की सिटीजनशिप को वो वॉलंटरीली रिनाउंस कर देते हैं, वहीं पे काउंसलेट जनरल के पास जाके वो एप्लीकेशन लगा देते हैं और वो रिनाउंस कर देते हैं। अब एक चीज को समझकर चलें,
क्या ये ज़रूरी है कि हम दूसरे देश के नागरिक होंगे तभी हम अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर पाएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि कहीं के नागरिक नहीं रह जाते क्योंकि दे हैव रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड दे बिकम स्टेटलेस। ऐसे लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। ऐसा करना कभी सरकार भी एडवाइज नहीं करती है। सो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और हमें प्रोवाइजोस देखने को मिलते हैं। पहली प्रोविजन ये है या प्रोवाइजो ये है कि अगर मान लीजिए देश भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है, ऐसे में किसी व्यक्ति ने कहा जी मैं भारत की नागरिकता को रिनाउंस कर रहा हूं, तो सरकार के पास ये पावर है कि आपकी सिटीजनशिप की जो रिनाउंसमेंट की जो रेनंसिएशन की जो डिक्लेरेशन है, सरकार उसके ऊपर रोक लगा सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगेन इट इज अ हाइपोथेसिस कि मान लीजिए इंडिया का युद्ध चल रहा है चाइना के साथ, कोई इंडियन है जो कि चाइना की मदद कर रहा है, अब वो चाइना में जाना चाहता है एंड चाइना में जाकर इंडियन सिटीजनशिप को वो रिनाउंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस नहीं करूंगा तो इंडिया वाले मुझे आफ्टर वॉर मुझे इंटेरोगेट कर सकते हैं, मेरे खिलाफ लीगल जो प्रोविजन है वो लगा सकते हैं। तो मैं अगर चाइना का सिटीजन बन जाऊंगा तो मुझे कोई इशू आएगा ही नहीं। सो ऐसे केसेस में इंडिया रोक सकता है कि भाई तुम अभी इंडियन सिटीजन हो और जब तक इंडियन सिटीजन हो इंडिया के लॉ के अंडर तुम आते हो, ठीक है जी। दूसरा कहता है जी वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी इंडियन सिटीजन एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन शेल देयर अपॉन सीज टू बी इंडियन सिटीजन। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा जी मैं भारत की नागरिकता को त्याग रहा हूं, तो उसका जो माइनर चाइल्ड होगा वो भी इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। पर यहां पर उस माइनर चाइल्ड को ये ऑप्शन दिया गया है कि जिस दिन वो मेजर बन जाता है, यानी कि जिस दिन वो 18 वर्ष का हो जाता है, उस चाइल्ड के पास 1 ईयर का टाइम रहता है, 1 साल का टाइम रहता है कि वो फिर से इंडियन सिटीजनशिप को हासिल कर ले, राइट। सो दैट ऑप्शन इज गिवन टू दैट चाइल्ड। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन क्या होता है? कहते जी any citizen of India who by naturalization, registration or otherwise voluntarily acquires the citizenship of any other country shall upon such acquisition cease to be citizen of India। हमने अभी देखा कि कुछ केसेस में वॉलंटरीली आप रिनाउंस कर देते हैं, कुछ केसेस में वॉलंटरीली रिनाउंस नहीं करते हैं। देयर आर सम पीपल दोज हु आर ओवर स्मार्ट, दे ट्राई टू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एज वेल एज द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री वेयर दे हैव गॉट द न्यू सिटीजनशिप। तो ऐसे लोग दोनों पासपोर्ट्स को लेकर चलना चाहते हैं। अब इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। जैसे ही इंडियन अथॉरिटीज को पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति ने दूसरे देश की सिटीजनशिप को हासिल कर लिया है, अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस नहीं किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, अपने आप से उसको सिटीजनशिप जो है उसकी छीन सकते हैं, राइट। अब ऐसे में क्योंकि डिस्प्यूट होना लाजमी है, वो व्यक्ति कह सकता है कि जी मैंने तो अभी तक इंडियन सिटीजनशिप को ही ले रखा है, मैंने तो दूसरे देश की सिटीजनशिप को अभी तक अपनाया नहीं है, या कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट में जो डिटरमाइनिंग अथॉरिटी होगी दैट विल बी एन अथॉरिटी विच विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कहीं और ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार ही उसमें फैसला लेगी कि कब आपने, किस समय, कहां पर आपने भारत की नागरिकता को छोड़कर या भारत की नागरिकता को रखते हुए दूसरे देश की नागरिकता को हासिल किया। इस पे डिसीजन भारत की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी ही देगी। चलिए फिर आता है सेक्शन 10। अगेन ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 10 क्या कहता है? डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप इज समवट सेम टू टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, बट इसमें डिफरेंस आ जाता है ग्राउंड्स का। ग्राउंड्स का कैसे डिफरेंस आ जाता है समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए भारत की सिटीजनशिप को हासिल किया। अब हमने कहा कि भाई आप जब रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की सिटीजनशिप को हासिल करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप 7 वर्षों के लिए भारत में रहे, या आप किसी के स्पाउस हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। अब ऐसे में मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप हासिल की, और ये सिटीजनशिप को हासिल करते हुए आपने फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स किया, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने बारे में छुपाए, तो ऐसे केस में सरकार आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकती है। जैसे कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए, आपने 5 वर्ष रुके लेकिन 7 वर्ष दिखाया कि मैं रुका, या आपने कहा जी मैं तो
विदेश में मैंने कोई किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया है, कोई मेरे पे लॉ सूट नहीं है, लेकिन बाद में पता चला दैट यू वर अंडर अ लॉ सूट, सो ऐसे में आपने क्योंकि मटेरियल फैक्ट छुपाए तो आपकी ये सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है। दूसरा कहता जी दैट सिटीजन हैज शोन हिमसेल्फ बाय एक्ट और बाय स्पीच टू बी डिसलॉयल और डिसअफेक्टेड टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ इस्टेब्लिश। सो आपने सिटीजनशिप तो हासिल कर ली भारत की, लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल हो, ऐसा आपके एक्शन, आपकी स्पीच से देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसको आपसे छीना जा सकता है। सो अगेन आपकी सिटीजनशिप आपको डिप्राइव किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है, दैट हैज ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। अब मान लीजिए भारत की दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई चल रही है, आपने भारत के नागरिक होते हुए दूसरे मुल्क को हेल्प की, एनिमी कंट्री को हेल्प की इन एनी वे जो कि भारत के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती थी। सो यही लिखा है, कहता जी ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया मे बी एंगेज्ड अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एन एनिमी or been engaged in or associated with any business that was to his knowledge carried out in such manner as to assist the enemy in that war। किसी भी तरीके से भारत के enemy nation को आपने help किया, citizenship गई। फिर आ जाता है जी within 5 years after registration or naturalization has been sentenced in any country to imprisonment for a term of not less than 2 years। आपने रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप हासिल की और अभी आपको 5 वर्ष हुए नहीं थे कि इन्हीं 5 वर्षों के दौरान आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए इंडिया में या फिर किसी दूसरे मुल्क में कन्विक्ट कर दिया गया, सजा दे दी गई, तो ऐसे केस में भी आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट है कि भाई कोई इंडियन सिटीजन है जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया से बाहर रह रहा है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 years एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, आप मान लीजिए इंडियन सिटीजन है, आप लगातार 7 वर्षों से इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इन 7 वर्षों में आप ना तो कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट थे, ना ही आप किसी गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा थे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप वहां पे किसी सर्विस का हिस्सा बन के गए हुए थे, ना ही आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे जिसमें इंडिया मेंबर हो, और ना ही इन 7 years में आपने कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल की जिसके द्वारा ये पता चल सके कि आप भारत में वापस आना चाहते हैं। जैसे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियंस जो बाहर रहते हैं ना, उनको कुछ कुछ समय के बाद इंडियन काउंसलेट के पास अपने आप को जाकर रजिस्टर कराना होता है कि भाई हम इंडिया के सिटीजन हैं, बाहर रह रहे हैं। ऐसे में आपने इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी भी फुलफिल नहीं की, यानी कि आपने कोई इंटेंशन नहीं दिखाई कि आप इंडियन सिटीजन होते हुए जो कि 7 साल या उससे ज्यादा से बाहर रह रहा है, इंडिया में वापस जाने में कभी इंटरेस्टेड भी है। ऐसे केस में भी आपकी जो सिटीजनशिप है उससे आपको डिप्राइव किया जा सकता है। सो ये कुछ तरीके हमने देखे जिनसे सिटीजनशिप को हासिल या फिर जिनसे सिटीजनशिप को लूज किया जाता है। ये तरीके हमने देखे फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। आई होप कि आपको ये सभी समझ आए होंगे। अगली वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।